नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत लंबे समय के बाद ना मैं देख रहा हूं कि जो वेस्टर्न मीडिया है वहां पे एक डर उनके यहाँ नजर आ रहा है वॉर का। उनको जेन्युइन एक फियर है कि अब ये जो इवेंट हुआ है ना इसके बाद एक बड़ी वॉर हो सकती है। नाउ इंडिया ने अभी के लिए ईरान में जो रिसेंट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें बाय द वे 100 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, बहुत से लोग इंजर हुए हैं। केरमान जो एरिया है ईरान का, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग जो डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए एक जगह आए थे, उन निहत्थे लोगों को कोई कैसे मार सकता है। यहां पर आप देख पाएंगे इंडिया ने ये जो वर्ड्स यूज किए हैं, वी आर शॉक्ड एंड सैडन्ड। इंडिया सॉलिडारिटी में खड़ा है विद द पीपल ऑफ ईरान। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उनके जो स्पोक्समैन है, उन्होंने भी यहाँ पर ये ट्वीट करी है, वी आर शॉक्ड एंड सैडन्ड ऑन द टेरेबल बॉम्बिंग्स इन केरमान सिटी ऑफ ईरान। अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा केरमान सिटी कहाँ पे है। एट दिस डिफिकल्ट टाइम वी एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ ईरान। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स एंड द वुंडेड। नाउ एक बार केरमान सिटी देख लेते हैं कहाँ पे है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कसेम सुलेमानी एक इतना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक क्यों है इजराइल, ईरान, यूएसए के बीच में, और क्यों वेस्टर्न मीडिया बार बार अब ये लिख रहा है अब तो वॉर हो जाएगी, अब तो बड़ी वॉर हो जाएगी ना। यहाँ पे आप देख पाओगे सेंट्रल ईरान के करीब एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है केरमान के नाम से। केरमान देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि यहाँ पर कब्र है कसेम सुलेमानी की, और इसी कब्र के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए थे और बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर क्यों हुआ। देखिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे कसेम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए। कसेम सुलेमानी कौन था, थोड़ा बहुत ये समझ लीजिए। ये आदमी जब जिंदा था ना, इसको ओपनली लोग कहते थे कि ईरान में सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी यही है। रीजन इसका यह है क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, डायरेक्टली उनका राइट हैंड आदमी इसको कहा जाता था। जो भी ईरान के सुप्रीम लीडर को कोई मुश्किल काम करना था, इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड से कोई मिशन कंडक्ट करवाना था इराक में या फिर कहीं और, वो सारे काम देखता था कसेम सुलेमानी। और कसेम सुलेमानी लंबे समय तक इजराइल और यूएसए के टारगेट में था। और 3 जनवरी 2020 को यूएसए ने कसेम सुलेमानी को मारने का फैसला कर लिया। जी हाँ, 3 जनवरी को। आज आपको पता होगा 4 जनवरी है, तो कल के दिन लोग 3 जनवरी को कसेम सुलेमानी की जो डेथ एनिवर्सरी थी उसको ऑब्जर्व करने के लिए इकट्ठा हुए थे इसकी कब्र के आसपास। ना वैसे मैं आपको बता दूं सुलेमानी को मारा कैसे गया था। सुलेमानी इराक में था, ये अपने लोगों के साथ एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था ये, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये फोटो बहुत फेमस है। इस कार में कसेम सुलेमानी था और इस कार पे एक मिसाइल दागा यूएसए के एक ड्रोन ने। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कोई भी ह्यूमन बॉडी यहाँ पर प्रॉपर एक शेप में नहीं बची। सुलेमानी इंस्टेंटली मारा गया। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, उनका सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी मर चुका था। और उसके बाद जो इमेजेस आई थी ना ईरान से, वो एब्सोल्युटली शॉकिंग थी। ना इधर आप देख पाओगे ये 2020 की वीडियो है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्ला अली खमेनी, ये जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनसे भी ऊपर है सुप्रीम लीडर, वो इस तरीके से रोए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे बड़ा कम देखने को मिलता है, नहीं तो ईरान के सुप्रीम लीडर को ना ये बिल्कुल अलग रखते हैं, मीडिया से दूर। वो रोते हुए, इस तरीके से रोते हुए दिखे, इट इज़ वेरी रेयर। और ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर, जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के स्पोक्समैन थे ये भी रो पड़े। मतलब वीडियोज हैं इनकी कि इंटरव्यू देते दौरान बिल्कुल इनकी आंखों में से आंसू आ गए थे। पूरा कंट्री ही, आई मीन लिटरली, आप इसके बारे में एक सिंपल गूगल करोगे ना, पूरा कंट्री ही ईरान का इकट्ठा हो गया था। और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भी इसका एक, आप कह लीजिए, इम्पैक्ट महसूस हुआ था। कसेम सुलेमानी की मौत एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट था। और कसेम सुलेमानी के मरने के बाद ईरान की सरकार ने यह भी कहा था कि ये यूएसए से बदला लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करेंगे, क्योंकि उस टाइम यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। हालांकि उसके बाद ईरान को ज़्यादा कर नहीं पाया, कुछ ज़्यादा आप कह लीजिए नुकसान ईरान यूएसए को नहीं पहुंचा पाया। मगर अब जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, ये मैं कहूँगा कि ईरान की जो एक बहुत ज़्यादा बेसिक सेल्फ एस्टीम होती है ना हर कंट्री की, उसको हिट कर रहा है। और इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज अब ये कह रही है, इनका मीडिया ये कह रहा है कि अब देखिए डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक वाइडर वॉर का। यहाँ पे आप देख पाएंगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, अटैक्स हाइटन फियर ऑफ ए वाइडर वॉर फॉर द मिडल ईस्ट एंड द यूएस। देखिए ये अटैक, ये बॉम्ब ब्लास्ट जिसने भी किया है कायरतापूर्ण अटैक है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, कसिम सुलेमानी की जो ये डेथ एनिवर्सरी है, इसको ऑब्जर्व करवाने के लिए बहुत सारे स्कूल के बच्चों को भी इकट्ठा किया गया था यहाँ पर, लोकल सिविलियंस भी यहाँ पर थे। तो इस तरीके से एक बॉम्ब ब्लास्ट करना, सिविलियंस को मरवा देना, ये एक बहुत ज़्यादा ख़राब मूव है। हालांकि यूएसए ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है इस अटैक से, और साथ ही साथ मैं ये भी देख के हैरान था, यूएसए ने इजराइल की जिम्मेदारी भी ले ली। यूएसए की सरकार ने कहा है कि इजराइल की जिम्मेदारी लेते हुए हम कह रहे हैं कि इजराइल ने भी ये अटैक नहीं करवाया है। बट देखिए, लार्जर वॉर का खतरा अब यहाँ पे इसलिए बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि 2020 में अगर हम देखें ना, तो इजराइल गाजा को ऑल टुगेदर मिटाने नहीं वाला था। आज के समय वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल दुनिया को शॉक कर रहा है हर हफ्ते इजराइल का एक नया स्टेप है जो लगता है कि वाह, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। पहले इजराइल ने कहा कि नॉर्दर्न गाजा कब्जा लेंगे, इन्होंने कब्जाया। बाद में ये लोग ये भी कह रहे थे कि कब्जाने के बाद हम छोड़ देंगे, जो 10 लाख लोग नॉर्दर्न गाजा से भागे हैं सदर्न गाजा में, वो वापस भी आ पाएंगे। अब इजराइल के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि कोई वापस नहीं आएगा, इजराइल के ही लोग नॉर्दर्न गाजा को कब्जा कर यहाँ पर सेटलमेंट्स बिल्ड कर लेंगे। फिर सदर्न गाजा में भी इजराइल अटैक कर रहा है। और अब आज के समय लेजिटिमेटली सवाल पूछे जा रहे हैं, फिलिस्तीनी कहाँ जाएंगे? फिलिस्तीनी लोग क्या इजिप्ट में चले जाएंगे या फिर कूद जाएंगे सी में, क्योंकि इजराइल की तरफ से सारी बॉर्डर बंद है, इनके पास जगह नहीं है आज के समय रहने के लिए। तो ये अपने आप में काफी कंसर्न की बात है। और ये कंसर्न चाहे हम लोग इंडिया में इतना डिस्कस ना करें, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्राइमरली जो ओआईसी के मेंबर कंट्रीज हैं, वहां पर ये टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जाता है। तो ईरान के लोगों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आक्रोश है इजराइल के प्रति, यूएसए के प्रति, और इसलिए इनके मीडिया को डर लग रहा है कि अब ईरान कोई बड़ा स्टेप ना ले ले, अब ईरान डायरेक्टली मिसाइल लॉन्च ना करना स्टार्ट कर दे इसराइल और यूएसए के अगेंस्ट। और अगेन हमको ये बात भी एडमिट करनी पड़ेगी, ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का जो एक्चुअल स्टेटस है ये किसी को भी नहीं पता। आईएईए अपनी तरफ से देखिए जांच पड़ताल करता है, रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, मगर रशिया ने चुपके से चुपचाप ईरान की कितनी हेल्प कर दी है, ईरान के पास किस लेवल के न्यूक्लियर डिवाइसेस पड़े हैं, इसके बारे में नो वन नोस एनीथिंग। तो इसलिए देखिए आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा टेंस होंगे। देखना होगा कि ईरान यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करता है, ये रिस्पॉन्ड करते भी या नहीं करते। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ ईरान करने की कोशिश करेगा, और उस केस में इंडिया को फिर से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम ईरान के साइड खड़े हैं या फिर इजराइल की साइड। यहाँ पे वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर केस में डू यू सपोर्ट ईरान या इजराइल? सिंस हज़ारों लोग करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, उससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा ओवरऑल कि आप लोग भी क्या सोचते हैं। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, विच कंट्री डू यू सपोर्ट इन दिस रिगार्ड, ईरान और इजराइल? मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की एक मेगा सेल एक्टिवेट हो चुकी है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये इस लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और इधर आप देख पाएंगे अगर ये जो कोड है PD10 ये आप लगा देते हैं तो सीधा सीधा प्राइसेस 50% गिर जाएंगे। ये बिगेस्ट एवर ऑफर ऑन IAS सब्सक्रिप्शन है बाय अनअकैडमी, फ्लैट 50% ऑफ, और साथ में 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एक्सटेंशन के। तो ये जो कोर्सेज हैं ये आप परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।